प्यारे से जंगल के किनारे एक छोटा सा न्यारा घर। घर की दीवारें मिट्टी की बनी थी और ऊपर फूस की छत थी। घर के बाहर छोटा सा आंगन था। वहीं पर बैठने के लिए एक पुरानी चारपाई पड़ी रहती थी। उसी घर में रहते थे दो भाई बहन। भाई का नाम था बंशी और बहन का नाम था मुन्नी। माता पिता कई साल पहले किसी दुर्घटना में इस दुनिया से चल बसे थे। तब से इस घर की सारी जिम्मेदारी बंशी और मुन्नी के मासूम कंधे पर आ गई थी। बंशी गंभीर स्वभाव का था, काम में निपुण और समझदार, जबकि मुन्नी चंचल, मासूम और हंसमुख। सूरज ढलने वाला था। मुन्नी घर का सारा काम समाप्त करके अपने भाई की राह देख रही थी। उसी समय बंशी दिन भर मेहनत करने के बाद सर पर खाली टोकरी लिए आंगन में आया और बोला, देख मुन्नी, आज तेरा भैया मिट्टी के सारे बर्तन बेच कर आया है। तेरे भाई को जोरों की भूख लगी है। जल्दी जा और जल्दी से गरम गरम 2 रोटी अपने लिए और 2 रोटी अपने भाई के लिए बना ला। भैया, तुम हमेशा मुझे ही रोटी पकाने भेज देते हो। कभी तुम भी बनाओ ना। मैं भी तो मिट्टी तैयार करने में तुम्हारी मदद करती हूँ, इसलिए तुम्हें भी तो कभी कभी अपने प्यारी बहन के लिए खाना बनाना चाहिए। अरे पगली, कुछ दिनों बाद अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरा ब्याह करा दूंगा। अपने ससुराल चली जाएगी तू। वहां भी तेरा भैया रोटी बनाने जाएगा क्या? इसीलिए तो तुझे काम सिखा रहा हूँ, वरना बाद में क्या करेगी? मैं तो चाहता हूँ कि तू सब जान ले, ताकि तेरी सास तुझे ताना ना मारे। वरना तुम्हारी सास बोलेगी, तेरे भाई ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा। हाँ भैया, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी लगता है अगर हमारे माँ बाबा हमारे साथ होते तो हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। माँ हंसते हुए हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती और बाबा जब काम से वापस घर लौटते तो हमारे लिए पक्का कोई ना कोई मिठाई लेकर ही आते। अरे मेरी प्यारी बहला, तू फिर क्या वही बातें ले बैठ गई? मुन्नी, भगवान ने माँ बाबा को हमसे छीन लिया, लेकिन उसने हमें इतनी शक्ति तो दी है कि हम लोग मेहनत कर ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। ये मिट्टी का ढेर हमारा साथी है। देख, जब मैं बर्तन बनाने के लिए इस मिट्टी को तैयार करता हूँ, मुझे लगता है जैसे बाबा की आवाज आ रही हो। और जब भट्टी की आंच में धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा पास बैठी हो। दोनों भाई बहन रसोई में बैठकर बातें करते रहे। चूल्हे पर मुन्नी रोटी सेक रही थी और घर के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में भाई बहन की हिम्मत और उनके विश्वास से एक अलग ही चमक थी। रात में खाना खाने के बाद दोनों अपने माँ बाबा के बारे में बात करते करते सो जाते हैं। सुबह का समय था। बंशी और मुन्नी ने मिट्टी की बर्तन से भरी टोकरी अपने सर पर रखा और गांव की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की मधुर कलरव, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में झाड़ियों में जानवरों की हल्की आवाज। जब वे गांव की चौपाल के बगल से गुजर रहे थे, चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने दोनों भाई बहनों से कहा, अरे बंशी बेटा, मुन्नी बेटी, आज फिर इतना मिट्टी का बर्तन लेके आ गए। ये भारी टोकरी तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेते हो? जंगल में डर नहीं लगता? काका, डर तो कभी कभी लगता है, पर हमें भरोसा है कि आप जैसे बड़े लोगों और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जंगल भी तो हमारे लिए माँ बाबा जैसा है, वही हमें सहारा देते हैं। पेड़ों की छांव में ही हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। काका, अभी हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। इन सब मिट्टी के बर्तनों को बाजार में बेच के भी आना होगा। चल मुन्नी। इतना बोलकर दोनों भाई बहन सर पर टोकरी लिए बाजार की तरफ निकल जाते हैं। शाम के समय जब दोनों भाई बहन मिट्टी के बर्तन बेचकर वापस घर लौटते हैं, तब तक आसमान पूरा काला हो गया था। बरसात का मौसम था। कुछ देर बाद ही आंधी शुरू हो गई और देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बंशी और मुन्नी अपने घर के अंदर चारपाई पर एक कोने में बैठे थे। भैया, अगर छप्पर टूट गया तो? बाहर कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, हम कहाँ रहेंगे? डर मत बहन, भगवान सब देख रहे हैं। और घर अगर टूट भी जाएगा तो हम फिर से बना लेंगे। हिम्मत रख। जब तक हम लोगों के साथ माँ बाबा का आशीर्वाद है,
हमें कोई संकट परेशान नहीं कर सकता। पूरी रात तेज बारिश होती रही। घर की दीवारें गीली हो गई, लेकिन छप्पर को कुछ भी नहीं हुआ। दोनों भाई बहन रात भर चारपाई पर बैठे रहे। भैया, मुझे डर लग रहा है। अगर हमारा घर ही इस बारिश में गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत मुन्नी, याद रख, मुसीबत हमेशा नहीं रहती। ये रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इस घर में माँ बाबा के यादों के साथ जीने लगेंगे। और तू देख, अब तो बारिश भी कम होने लगी है और तूफान भी कम हो रहा है। मंशी ने मुन्नी को थोड़ी सी हिम्मत देके चुप करा दिया था, लेकिन पूरी रात दोनों भाई बहन बारिश छूटने के इंतजार में चारपाई पर ही बैठे रहे और रात भर तेज बारिश होते रही। सुबह होते ही मनोरमा काकी भागे भागे दोनों भाई बहनों को देखने उनके घर आई। अरे बेटा, शुक्र है भगवान का कि तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे काका को तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। पता नहीं दोनों बच्चे इतनी तेज आंधी बारिश में कैसे हो गए। काकी, आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमेशा की तरह ये घर बच गया और हम भी सुरक्षित हैं। और अब तो बारिश का मौसम खत्म होने ही वाला है। अब घर की चिंता थोड़ी कम हो रही है। आप सब हमारे लिए माँ बाप जैसे हैं। ये देखकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि आप हम लोगों का हालचाल पूछने आए काकी। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तो लोगों के साथ रहेगा बेटा, लेकिन हम तो कब से चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे घर आकर रुको। इस सुनसान जंगल के पास तुम लोग अकेले रहते हो, हमेशा तुम लोगों की चिंता लगी रहती है। नहीं काकी, आप तो जानते हैं ये जमीन और घर माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं जानती हूँ बंशी, इसीलिए तो तुम दोनों को ले जाने की तुम्हारे काका और मैं जिद नहीं करते। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे काका मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर और रुकिए ना काकी, आप लोग यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं बेटी, तुम लोग काम करो, मैं चलती हूँ। ये बोलकर मनोरमा काकी वहां से चली जाती है और दोनों भाई बहन भी काम में लग जाते हैं। बंशी मिट्टी की बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार करने लगता है और मुन्नी रसोई के काम में लग जाती है। बरसात का मौसम थम चुका था। किसान खेतों में फसल लगाने की तैयारी में थे, लेकिन गांव के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। उसका कारण था गांव का जमींदार बलदेव और मुखिया संपत। दोनों का नियत साफ नहीं था। वे लोग नया नया बहाना बनाकर गांव के गरीब लोगों से जबरन चंदा वसूलते थे। एक दिन बंशी घर के आंगन में अपने मिट्टी के बर्तन सुखा रहा था। पास ही मुन्नी भी अपने भाई की मदद कर रही थी। तभी दूर से जमींदार और मुखिया उनके घर की तरफ आते दिखे। भैया देखो तो, ये तो जमींदार और मुखिया है। ये लोग हमारे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं? मुन्नी, किसी न किसी बहाने तो चंदा मांगने ये लोग आते ही रहते हैं। इन लोगों के लिए गांव का काम तो बस एक बहाना होता है। बस अपना निजी स्वार्थ छिपा रहता है इन लोगों का। ये लोग तो चंदा मांगते नहीं, बल्कि जबरदस्ती ऐंठते हैं। किसी की मजबूरी को नहीं समझते। कुछ ही देर में जमींदार बलदेव और मुखिया संपत एक नौकर के साथ बंशी के आंगन में आ पहुंचे। दोनों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान साफ दिख रही थी। बंशी देखो, हम लोग खुद चलकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं। गांव में हम लोग पंचायत भवन का निर्माण करवा रहे हैं। हर घर से चंदा लेना है, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको इसमें अनिवार्य रूप से चंदा देना पड़ेगा। बंशी नम्रता से हाथ जोड़ते हुए बोला, मुखिया जी, हम तो अनाथ भाई बहन हैं। जैसे तैसे मिट्टी के बर्तन बनाकर और उसे बेचकर मुश्किल से अपना पेट भरते हैं। हमारे पास इतना बचता ही कहाँ है कि चंदा दे सके। हमें माफ कीजिए मुखिया जी। इतना सुनकर बलदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे ओ बंशी, हमारे पास तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। तुम्हारे कारण क्या गांव में कोई नया काम कराना छोड़ दें? पूरे गांव को बता दूंगा कि तुम दोनों भाई बहन गांव के किसी काम में साथ नहीं देते। और तो और, अगर तुमने चंदा नहीं दिया
तो कल से तुम दोनों भाई बहनों को गांव में मैं घुसने पर पाबंदी लगा दूंगा। बेचते रहना अपना मिट्टी का बर्तन अपने ही घर पर। मुन्नी अब तक चुप थी, मगर बलदेव के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो गुस्साते हुए बोली, जमींदार साहब, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी तो गांव के ही बच्चे हैं। लेकिन जो आदमी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता है, वो भला कहाँ से चंदा दे पाएगा? ये तो सरासर अन्याय है। मुखिया मुन्नी को डांटते हुए बोलता है, चुप रह लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। गांव के जमींदार से ऐसे बात करते हैं क्या? हम मुखिया हैं इस गांव के, हमें सब पता है कौन क्या चंदा दे सकता है। तू ये मत समझ कि तुम्हारी गरीबी हमें नहीं दिखती। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो बड़े लोग बोलें उस पर बहस नहीं करना चाहिए। चुपचाप उनकी बात मान लेनी चाहिए। मुखिया की बातें सुनने के बाद बंशी ने लंबी गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, मुखिया जी, हम आप लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन किसी लाचार से जबरदस्ती चंदा लेना बिल्कुल सही नहीं है। अगर गांव में कुछ नया निर्माण होता है तो वो गांव वाले के खुशी के लिए होता है, ना कि किसी लाचार असहाय को अपना रौब दिखाने के लिए। बलदेव और संपत उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, सुन लो संपत, अब ये बच्चे हमें बताएंगे क्या गलत है और क्या सही। इसे लगता है मेरे पास गिड़गिड़ाने से हम इसका चंदा माफ कर देंगे। बहुत जुबान चला लिया तुम दोनों ने। हम जैसे लोगों से बहस करना छोड़ दो और चुपचाप अपना चंदा दे दो, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। मुखिया और जमींदार के द्वारा दिए गए धमकी और अपमान को देखकर मुन्नी को रहा नहीं जाता और वो गुस्से में बोलती है, मुखिया जी, आप लोग गांव के दबंग और पैसे वाले आदमी हैं। गरीब असहाय को धमकाना आप लोगों की आदत है। पूरा गांव जानता है कि गांव वालों के चंदे का हिस्सा गांव के काम से ज्यादा आप लोगों के पेट में जाता है, लेकिन आप लोगों के डर से कोई मुंह नहीं खोलता है। मुन्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आंगन में सन्नाटा छा गया। जमींदार और मुखिया मुन्नी की बात सुनकर गुस्से से तमतमा गए। जमींदार साहब, बहुत नाटक हो गया इन दोनों भाई बहनों का। अब चलिए पूरे गांव में झूठा खबर फैला देंगे कि ये दोनों भाई बहन मिलकर गांव के खिलाफ काम करते हैं और इन दोनों को गांव के किसी भी काम में शिरकत होने पर भी पाबंदी लगा देंगे। फिर देखेंगे गांव के लोग इनसे कैसा व्यवहार करते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन कान खोल कर सुन लो तुम दोनों। हमारी बात ना मानने का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर जमींदार और मुखिया दोनों वहां से चले गए। बंशी और मुन्नी खामोश खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दोनों के मन में डर बैठ गया था। चुप्पी को तोड़ते हुए मुन्नी बोली, भैया, अब हम लोगों का क्या होगा? अगर इन लालची लोगों ने गांव में हमें झूठ मूठ का बदनाम कर दिया तो गांव वाले हमें ताना मारेंगे। हम तो पहले से ही अनाथ हैं। गांव वाले भी अब हमें अलग कर देंगे और सबके सामने अपमानित होकर घुट घुट कर जीना होगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो मुन्नी। सच्चाई की राह पर चलने वाले को हमेशा कांटे चुभते हैं, लेकिन उस डर से अपना रास्ता नहीं बदल लेना चाहिए। अगर हम आज इनकी बात मान लिए तो कल ये जमींदार और मुखिया हम जैसे गरीब बेसहारे पर और जुल्म करेंगे। इसलिए हमें डट कर खड़ा रहना होगा। बंशी की बात सुनकर मुन्नी को भी थोड़ी हिम्मत आ गई। वो बंशी से बोली, हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब चाहे पूरा गांव हमें गलत क्यों ना समझे, पर हम सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। दोनों भाई बहन रसोई में रात के लिए खाना बनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में हजारों सवाल आ रहे थे। क्या सचमुच अब पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाएगा? क्या गांव वाले हमारी लाचारी को नहीं समझेंगे? अगली सुबह बंशी और मुन्नी मिट्टी के बर्तन लेकर बेचने के लिए गांव के बाजार जा रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि जमींदार और मुखिया गांव के लोगों को जमा करके चंदा देने के लिए बोल रहे थे। सुनो गांव वालों, हम लोग गांव के मैदान में एक पंचायत भवन बनवाने जा रहे हैं।
ताकि हमारे गांव वाले को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और हां, हर घर से चंदा लिया जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको देना पड़ेगा। और जिसने चंदा देने से इनकार किया, उसका नाम गांव में बदनाम किया जाएगा। उसे पंचायत के किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और ये याद रखना, ये फैसला मेरा और जमींदार साहब का आखिरी फैसला है। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। लोग चौपाल पर डरे सहमे अपना सर झुकाकर मुखिया की बातें सुन रहे थे। कुछ ने डर के मारे तुरंत पैसे दे दिए। तभी मुखिया की नजर बंशी और मुन्नी पर पड़ती है। अरे देखो तो इस भाई बहन को, इनका घर तो जंगल के किनारे है, खेती भी है, फिर भी गांव के किसी काम में चंदा नहीं देते। लगता है इन दोनों को गांव में आने जाने से मना करना होगा, तभी ये मानेंगे। भैया, हमारे पास तो बस मिट्टी के बर्तन बेचकर जो मिलता है वही होता है। अब ये लोग चंदा मांग रहे हैं, हम कहाँ से? तुम चिंता मत कर बहन, यहाँ गांव के ढेर सारे लोग हैं। ये सही मौका है। पहले हम अपनी मजबूरी के बारे में सबको बताते हैं, तभी लोग हमारा साथ देंगे। बंशी आगे बढ़ा और मुखिया के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, जमींदार साहब, हम तो अनाथ भाई बहन हैं। बहुत मुश्किल से अपना पेट पालते हैं। गांव वालों, आप लोग सब समझदार हैं। आप लोगों को पता होगा कि बिना माँ बाप के जिंदगी गुजारना कितनी चुनौतियां से भरा होता है। गांव में जब भी कोई आयोजन हुआ है, हम दोनों भाई बहन ने चंदे से ना सही, शरीर से हमेशा साथ दिया है। इस बार भी हम लोग जरूर साथ देंगे, जैसे हर बार देते हैं। लेकिन चंदा देने की ताकत हम में नहीं है। आप लोगों से विनती है कि हमारी मजबूरी को समझिए और हम लोगों के साथ जबरदस्ती मत करिए। क्या कहा तूने? पैसा नहीं दोगे? गांव में इतना बड़ा कार्य होने वाला है और तुम लोगों को भड़का रहे हो। अगर हर कोई तेरे जैसा सोचने लगे तो गांव में कभी कुछ बनेगा ही नहीं। बंशी, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है। अगर हम लोगों से पंगा लिया तो तेरा हुक्का पानी बंद करवा देंगे। और हां, तुम जो गांव वाले को भड़का कर नेता बनना चाह रहा है, याद रखना, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। गांव वाले सब कुछ सुन रहे थे, पर डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुन्नी को डर सता रहा था कि मुखिया और जमींदार उन दोनों भाई बहन के साथ कुछ अनहोनी ना कर दे। लेकिन बंशी पूरी हिम्मत के साथ डटा हुआ था और उन लोगों का सामना कर रहा था। जमींदार साहब, हम अनाथ हैं, गरीब हैं, लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा, गांव में अगर कुछ निर्माण होता है तो सबको चंदा देना चाहिए। लेकिन क्या अगर कोई मजबूर है तो क्या वो अपना पेट काट कर देगा? हम लोगों से चंदा लेकर क्या आपकी इज्जत बढ़ जाएगी? चाहे जो भी हो, हम मेहनत कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हम आप लोगों की तरह दूसरों का हक नहीं छीनते। आप चाहे तो हम लोगों का हुक्का पानी बंद करवा दें, लेकिन हम जबरदस्ती चंदा नहीं देंगे। बंशी की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मुन्नी आगे आकर बोलती है, हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तो गांव के हर काम में मदद करते आए हैं। अगर हम लोग चंदा देने में असमर्थ हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? आप लोग हमेशा हम भाई बहन को चंदे के नाम पर परेशान करते रहते हैं। मुन्नी की बात सुनकर जमींदार गुस्से से लाल हो गया। मुन्नी की बात सीधे उसके दिल पर आ लगी थी। वो समझ गया कि मुन्नी का इशारा उसके तरफ ही है। अरे ओ मुन्नी, बच्ची हो, बच्ची के तरह रहे। अपने जुबान पर थोड़ा ताला लगा कर रख। ये जो गांव के लोगों के सामने अपने आप को बहादुर समझ रही है ना, याद रख, बाद में ये लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे। जमींदार साहब, देखा जाए तो इन बच्चों का कहना बिल्कुल जायज है। ये बच्चे तो दिन रात मेहनत कर मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनका हाल सबको पता है। इनसे जबरदस्ती चंदा लेना ठीक नहीं। जो सेवा ये भाई बहन करते हैं, वही उनका सबसे बड़ा दान है। अपना फालतू का ज्ञान अपने पास रखो और अपने काम से मतलब रखो। तुम अब तुम्हारी बातों से गांव का नियम बदल नहीं दिया जाएगा। यहाँ जमींदार और मुखिया जो चाहेगा वो होगा। शंकर काका की बात सुनकर गांव के और कुछ लोगों में साहस आ गया था और वो लोग भी बोलने लगे। बंशी और मुन्नी बिना माँ बाप के बच्चे हैं।
जितोड़ मेहनत करने के बाद इन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। भला इनके पास पैसा कहां से आएगा? इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप इनसे चंदा लेंगे तो हम सब भी अपना चंदा नहीं देंगे। चौपाल पर मौजूद सारे लोग आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। वहां का माहौल बदल गया। जहां पहले मुखिया और जमींदार के डर से लोग सर झुकाए खड़े थे, अब धीरे धीरे विरोध की आवाज उठाने लगे। जमींदार और मुखिया दोनों ने देखा कि उनके द्वारा बनाई गई योजना उनके ही खिलाफ जा रही है। ठीक है, ठीक है। अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो हम इन दोनों से चंदा नहीं। इतना कहकर मुखिया बंशी की तरफ आंखें तरेरता हुआ चला गया, मानो इन दोनों भाई बहन को बताना चाह रहा था कि मुखिया और जमींदार से पंगा लेना इन्हें भारी पड़ेगा। भैया, इन लोगों से मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग हम लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। डर मत बहन, आज अगर हम लोग इनकी बात मान लेते तो ये आए दिन फिर से कोई बहाना बनाकर हमसे चंदा लेने पहुंच जाते। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, ये लोग दिल के बुरे हैं। गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाना इन लोगों के लिए मनोरंजन का काम होता है। ये लोग जरूर हम लोगों के खिलाफ कुछ करेंगे, लेकिन अगर गांव वाले हमारे साथ रहें तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। गांव वालों ने जमींदार और मुखिया के खिलाफ जाकर भी इन दोनों भाई बहन का साथ दिया था और दोनों की हिम्मत देख के सब खुश भी थे। लेकिन गांव वालों का साथ पाकर भी उस रात दोनों भाई बहन को रात में नींद नहीं आई। उनके दिल में तूफान था। वंशी जानता था कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। अगली सुबह दोनों भाई बहन उदास अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। भैया, रात भर मुझे उल्टा सीधा ख्याल आता रहा। मुखिया और जमींदार का बर्ताव भूखे भेड़िए के जैसा था। वे जाते जाते हम लोगों की तरफ डरावनी नजरों से देख रहे थे। ऐसा लगा जैसे वो लोग हमारे घर को उजाड़ कर हमारे सब कुछ छीन लेंगे। तू ठीक कह रही है मुन्नी। वे शांत नहीं बैठेंगे। वे लोग बहुत लालची हैं। हमसे बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संपत मुखिया जमींदार के घर दोनों भाई बहन के खिलाफ भड़काने के लिए पहुंचा हुआ है। जमींदार साहब, उन दोनों भाई बहन ने अपना चंदा दिया नहीं, ऊपर से पूरे गांव वाले को हम लोगों के खिलाफ कर दिया। अगर ऐसे चलता रहा तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगा। जल्दी से हम लोगों को इसका कुछ न कुछ उपाय ढूंढना होगा, वरना हम लोग एक दिन सड़क पर आ जाएंगे। अरे मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। अगर गांव वाले हम लोगों के खिलाफ हो गए तो इन गरीबों का जमीन हड़पना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि उसके जमीन की नकली कागजात बनाकर उनका सारा जमीन हड़प लेंगे और दोनों भाई बहनों को घर से बाहर निकाल देंगे। योजना के अनुसार ये दोनों जमीन के नकली कागज बना लेते हैं और नकली पुलिस के साथ बंशी के घर पर पहुंच जाते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी बातों की सजा मिलेगी। दोनों भाई बहनों ने जो गांव में मेरी बेइज्जती कराई है, अब उसका परिणाम तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। तुम जिस जमीन पर खड़े हो ये हमारा है। तुम्हारे बाबूजी से मैंने इसे खरीद लिया था। ये घर और जमीन छोड़कर यहां से निकल जाओ। आपके बोलने से कैसे निकल जाएंगे जमींदार साहब? इस जमीन के ओरिजिनल कागज तो मैंने काका के यहाँ सुरक्षित रूप से रखाया है। ये आप मुझे नकली कागज दिखाकर डराइए मत। ये हमारी माँ बाप की जमीन है। आप लोग हमारे अनाथ होने और गरीब होने का गलत फायदा मत उठाइए। हम जानते आप लोगों की नजर बरसों से हमारी इस जमीन पर है, लेकिन हम आपको ये जमीन मरते दम तक नहीं देंगे। अरे ओ बंशी, गांव के जमींदार से कोई ऐसे बात करता है क्या? जो कह रहे हैं चुपचाप मान लो, वरना 2 दिन थाने में ले जाकर रखूंगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। उस नकली पुलिस वाले के मुंह से धमकी सुनकर मुन्नी डर जाती है। भैया, ये हम लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत मुन्नी, ये पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए हैं। मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर बंशी मन ही मन एक योजना बनाता है और जमींदार से बोलता है, ठीक है जमींदार साहब, अगर आप बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। भला आपको झूठ बोलकर क्या ही मिलेगा? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इतनी जल्दी मैं इस घर को छोड़कर कहां जाऊंगा?
मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं अपने बहन के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊंगा। बंशी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जमींदार और मुखिया बहुत खुश होता है और बोलता है, ठीक है बंशी, अगर तुम 2 दिन की मोहलत मांग रहे हो तो तुम्हें 2 दिनों के लिए इस घर में रहने की इजाजत देता हूं। लेकिन याद रखना, 2 दिन बाद हम फिर आएंगे तो ये घर हमें खाली मिलना चाहिए। इतना बोलकर मुखिया, जमींदार और नकली पुलिस वाला वहां से चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद मुन्नी बोलती है, अरे भैया, आपने ये क्या किया? भला 2 दिन बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे मुन्नी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें अपने भैया पर भरोसा नहीं है क्या? तुम सिर्फ मेरा साथ देते चलो, फिर देखो क्या क्या होता है। थोड़ी देर बाद बंशी और मुन्नी दोनों शंकर चाचा के घर पहुंचते हैं, जो उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते थे। क्या हुआ बंशी बेटा, तुम दोनों थोड़े उदास लग रहे हो। काका, जमींदार और मुखिया हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। आज हमें धमका कर गए हैं और उन लोगों ने हमें घर खाली करने को कहा है। मैंने किसी तरह उनसे 2 दिनों की मोहलत ली है। 2 दिन बाद फिर आएंगे दोनों। बेटा, इन लोगों का काम ही है डर दिखाकर लोगों की जायदाद हथियाना। पर डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोगों के जमीन के कागजात तो मेरे पास सुरक्षित हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तुम लोगों का वहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। मैं जानता हूँ ये दोनों, वो घर छोड़कर कभी नहीं आएंगे। वहाँ उनकी यादें हैं। ये दोनों भी अपने माता पिता जैसे ही स्वाभिमानी हैं। लेकिन बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो। मैं अभी ठाकुर रघु प्रताप जी के पास जाऊंगा और मुखिया और जमींदार के बारे में सब कुछ बताऊंगा। काका, मुझे तो डर लग रहा है। क्या ठाकुर साहब हमारी मदद करेंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, ठाकुर जी जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करते हैं। मैं अभी ठाकुर जी के पास जाता हूँ। शंकर काका उसी समय ठाकुर रघु प्रताप जी के यहाँ पहुँचते हैं और उनको सारी बात विस्तार से बताते हैं। ठाकुर साहब दोनों भाई बहन अनाथ हैं। उनके माँ बाप बहुत मेहनती थे। सब दिन इस जमीन पर मेहनत की और उसी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते थे। एक दुर्घटना में इस बच्चे के माता पिता इस दुनिया से चल भासे। अब दोनों भाई बहन उसी झोपड़ी में रहकर मेहनत कर अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब जमींदार और मुखिया की गंदी नजर उस जमीन पर चली रही है और उसे छीनना चाहते हैं। गरीब असहाय लोगों को डरा धमकाकर और जमीन के नकली कागजात बनवाकर उनका जमीन कब्जा कर लेना, यही उनका काम है। शंकर काका, मैंने भी जमींदार और मुखिया के कारनामे सुने हैं, लेकिन आज तक इन दोनों की शिकायत लेकर मेरे पास कोई नहीं आया था, जिस कारण मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था। अब मैं इन दोनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा कि सारी जिंदगी किसी गरीब को सताने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ठाकुर जी, ये जमीन के असली कागज हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद वापस वो लोग उनके घर पर फिर से आएंगे। अगर आप चाहें तो रंगे हाथ जमीन के नकली कागजात के साथ उन दोनों को पकड़ सकते हैं। ठीक है शंकर काका, 2 दिनों के बाद मेरे आदमी वहां आसपास छिपकर उन लोगों का इंतजार करेंगे और मैं अपने एक भरोसेमंद आदमी को पता लगाने बोलता हूं कि इस कार्य में कौन कौन साथ देता है। उन लोगों को भी उसके करनी का सजा दूंगा। दूसरी तरफ बंशी पुलिस स्टेशन जाकर सारी बातें थानेदार को बता देता है और थानेदार भी 2 दिन बाद छिपकर उन लोगों पर नजर रखने की बात बोलकर दोनों भाई बहन को लौटा देता है। घर लौटकर मुन्नी बंशी से बोलती है, भैया, सबने तो साथ देने का भरोसा दिया है हम लोगों को, लेकिन जमींदार और मुखिया हम लोगों के साथ अब कोई नया खेल तो नहीं खेलेगा। डर मत मुन्नी, सच का साथ भगवान भी देते हैं। सब अच्छा होगा, तू ज्यादा चिंता मत कर। दो दिन बीत जाता है। शंकर काका और ठाकुर जी का आदमी जमींदार और मुखिया का छिपकर इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी अपना जाल बिछाकर उन लोगों का राह देख रहे थे।
तभी मुखिया और जमींदार अपने आदमी के साथ बंशी के घर पर आ धमकते हैं। जमींदार उन लोगों को घर पर देखकर आग बबूला हो जाता है। अरे ओ बंशी के बच्चे, तुम्हें घर खाली करने के लिए बोला गया था ना, अभी तक तुम लोग इस घर को छोड़कर गए क्यों नहीं? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे जमींदार साहब, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अभी अपने आदमियों से बोलकर इसके घर का सारा सामान बाहर फेंकवाता हूँ। तभी वहां ठाकुर जी का आदमी शंकर काका और पुलिस वाला सामने आ जाता है और उनसे गुस्से में बोलते हैं, हम भी देखते हैं कैसे घर से सामान निकालते हो। गरीब है तो सताओगे क्या? बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, चलो अब जेल में चक्की पीसना। तभी वहां ठाकुर रघु प्रताप जी भी आ जाते हैं। ठाकुर जी को वहां देखकर जमींदार और मुखिया की चेहरे का रंग उड़ जाता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस लाचार गरीब बच्चे को सताते हुए? बहुत कुछ सुन रखा था तुम दोनों के बारे में। आखिर आज आए हो गिरफ्त में, अब तुम लोगों को ऐसी सजा मिलेगी कि 7 जन्म याद रखोगे। थोड़ी देर में वहां गांव के और भी लोग इकट्ठा हो गए। जमींदार और मुखिया शर्म के मारे किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। जमींदार और मुखिया के पास अपने बचाव में बोलने के लिए कुछ नहीं था। वे जानते थे कि ठाकुर जी को सब कुछ पता चल गया है और सबूत के तौर पर खुद ठाकुर जी के आदमी और पुलिस वाले ने सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया था। इसीलिए दोनों ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। ठाकुर साहब, हमसे भूल हो गई। हमें दोनों भाई बहन से चंदा मांग के उनको परेशान नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। वाह भाई, कितने चालाक हो तुम लोग। माफी भी ऐसे चतुराई से मांग रहे हो जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में। अरे ये बोलो कि तुम लोग चंदे के नाम पर दोनों अनाथ भाई बहन को इसलिए परेशान कर रहे थे ताकि तुम दोनों उनकी जमीन हड़प सको। ये सुनकर मुखिया और जमींदार सबके सामने बहुत शर्मिंदा होता है और अपना सर झुका लेता है। अब शर्मिंदा होकर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सबसे पहले दोनों भाई बहन से हाथ जोड़कर माफी मांगो और संपत तुमको अभी से गांव के मुखिया के पद से निकाला जाता है और जमींदार बलदेव तुमको सजा के तौर पर गांव में जो पंचायत भवन बनवा रहे थे, अब समूचे गांव वाले के बदले सारा चंदा तुम्हें ही देना होगा। ऐसा मत कीजिए ठाकुर जी, मैं पूरे गांव का चंदा नहीं दे पाऊंगा। ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम पर दया कीजिए। ठाकुर साहब उनकी एक नहीं सुनते हैं और दोनों को सजा सुना दी जाती है। सबके सामने दोनों बंशी और मुन्नी से माफी मांगते हैं और संपत को मुखिया पद से हटा दिया जाता है। साथ ही 1 महीने तक बंशी के यहाँ मिट्टी के बर्तन तैयार करने में मदद करने को बोला जाता है और जमींदार को सारे गांव का चंदा अकेला उठाने को कहा जाता है। कुछ समय बाद गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर दोनों भाई बहन ठाकुर साहब से कहते हैं, ठाकुर जी, हम दोनों भाई बहन जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। आपने आज हमको सिर्फ न्याय नहीं दिलाया, बल्कि आपने हमारी जिंदगी बचाई। अरे इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। और अगर धन्यवाद देना ही है तो शंकर काका को दो। इन्हीं के कारण तो मुखिया और जमींदार के पापों के बारे में जान पाया। जी ठाकुर साहब, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके जैसा काका मिला है। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद हर कदम पर इन्होंने हमारा साथ दिया है। भले ही खून का रिश्ता ना हो, फिर भी इन्होंने खून के रिश्तों से भी ज्यादा निभाया है। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी काकी इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर शंकर काका और ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। आज दोनों भाई बहन बहुत खुश हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। देखा मुन्नी, मैंने बोला था ना कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हम हमेशा से माँ बाबूजी की दिखाए सच्चाई के रास्ते पर चलते आए हैं, इसीलिए आज भगवान ने भी हमारी मदद की है और हमारा घर और जमीन दोनों बचा लिया। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और आज तो हमारे माँ बाबा जहाँ भी होंगे हमें देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, हम पर गर्व कर रहे होंगे। चलो बहन, अब बहुत बात हो गई, जा जल्दी से 2 रोटी बना ला, बहुत भूख लगी है तुम्हारे प्यारे भैया को। फिर से भैया, मैं तो आज बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाऊंगी। आज तो मैं आपके हाथ से बनाई रोटी ही खाऊंगी, चाहे मुझे 2 दिन और भूखे ही क्यों ना रहना पड़े।
ठीक है बहन, जा रहा हूँ। आज तेरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। अरे भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो दोनों भाई बहन मिलकर रोटी बनाते हैं। फिर दोनों भाई बहन मिलकर रोटी सब्जी बनाते हैं और खाना खाते हैं। और थोड़ी देर बाद मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार करने में लग जाते हैं।